अगस्त सीरीज की दमदार शुरुआत। निफ्टी करीब 250 पॉइंट्स चढ़ के 24,200 के ऊपर निकला। निफ्टी बैंक में भी करीबन 400 पॉइंट्स की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। वहीं इंडिया विक्स 3% से ज्यादा फिसलकर 12 के करीब। आईटी शेयरों में बुल रन जारी। 3 दिनों में करीब 9% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। आज लार्ज कैप में इन्फोसिस करीब 5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर मिड कैप में कोफोर्ज करीब 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। ग्लोबल एआई रैली पर ब्रेक से भारतीय आईटी कंपनियों को मिल रहा है फायदा। आईटी के साथ एफएमसीजी और मेटल शेयर्स में भी जोरदार तेजी। 1.5% से ज्यादा चढ़े दोनों ही इंडेक्स। एफएमसीजी में 2 से 3% चढ़े टाटा कंज्यूमर, रेडिको और एचयूएल। मेटल में सेल करीबन 5% दौड़ा। साथ ही केमिकल्स, ऑटो में भी रफ्तार। वहीं रियलिटी में हल्का प्रेशर। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों के बाद एलएनटी बना आज का हीरो ऑफ द डे। करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही आईटी का मजबूत शेयर टेक महिंद्रा चढ़ा। वहीं अच्छे रिजल्ट से 3% उछाल के साथ टाटा कैपिटल, स्पॉटलाइट, इटर्नल, यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी। उधर चार्ट जीपीटी शेयर टीसीएस ने किया कमाल। साथ में टीवीएस मोटर भी लाइफ हाई पर। दमदार रिजल्ट्स के बाद दौड़ा पैरादीप फॉस्फेट। शेयर करीबन 8% का उछाल। साथ ही डीसीएम श्रीराम में भी 4% की तेजी। लेकिन नतीजों के बाद 3 से 5% टूटा वीएसटी इंडस्ट्रीज और फीनिक्स मिल्स। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो अच्छा मूड यहां पे आपको दिखाई देगा। आईटी पैक यहां पे सबसे ज्यादा लीड करता हुआ दिखाई देगा। तेजी में करीब यहां पे 3% की जो तेजी है आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफएमसीजी पैक में भी करीबन 1.5% का जो इजाफा है देखने को मिल रहा है। मेटल में अच्छी खासी जो चमक है वो देखी जा रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं पूरे ही बाजार का मूड माहौल इस टाइम पे काफी ज्यादा हेल्दी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहाँ पे बेयर्स काफी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है रियलिटी पैक। यहाँ पे हल्का दबाव जो है देखने को मिल रहा है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर आज फ्लैट कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस टाइम पे बाजार के मूड माहौल को समझा कैसे जाए, कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे अभी भी जो बेट है लगाई जा सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या ट्रेड्स होंगे, क्या लेवल्स होंगे, जानते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। मानस जी, गुड मॉर्निंग और गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मार्केट को भी जो सबसे बड़ी सीख हमको देता है, आपको और आपकी पूरी फैमिली को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल कंचन जी, आपको भी और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सी शुभकामनाएं जी सर, अब बाजार को किस तरीके से समझें और क्या लेवल्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे जो आज फोकस में रखने हैं? तो देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है और उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। इस पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद निफ्टी 24,375 के लिए तैयार हो गया है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। और मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 24,120 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट ऊपर की तरफ 24,375 के रहेंगे। बैंक निफ्टी में दिक्कत अभी भी है। देखिए, बैंक निफ्टी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप जरूर से 56,600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन खरीदारी तभी करें जब 57,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले। उससे पहले यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये आउटलुक 57,400 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी पर तभी फ्रेश बाइंग की सलाह है। चलिए, तो ये व्यू हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज का ट्रेडर्स हॉटलाइन थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए और शायद कंचन के लिए भी है थोड़ा ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि कंचन का ये आखिरी शो ट्रेडर्स हॉटलाइन मेरे साथ। और ये बोलते हुए मैं बहुत ही गम महसूस कर रही हूँ कंचन, और आपका आखिरी दिन है सीएनबीसी आवाज़ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ फिर से आपसे मुलाकात होगी सीएनबीसी आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर ही, शायद, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन इस खास मौके पर मैंने अभी 2 लाइनें आपके लिए लिखी है। ज़रा टिश्यू पास कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा कंचन यहाँ पर इमोशनल हो रही है कंचन। अच्छा कंचन, आपके लिए 2 लाइन है कि ज़िंदगी आपको खुशियों से भर दे,
जिंदगी आपको खुशियों से भर दे, आपकी जिंदगी में कभी कोई ना आए अड़चन, यही मेरी कामना है आपके लिए कंचन। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक और कंचन को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देंगे। अच्छा, आपके सवाल बहुत ज़्यादा होंगे सीएनबीसी आवाज़ पर, तो पहले वो नंबर लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 70452200 इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। श्रेया ठाकुर को और आज कंचन नौटियाल को भी आप टैग करके अपने प्रश्न पूछें। और इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? सुनील जी जुड़ते हुए इंदौर से हमारे साथ। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास 90 शेयर भारतीय एयरटेल के हैं @1981। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि इसका फ्यूचर कैसा है और कब ये प्रॉफिट में आ जाएगा। भारतीय एयरटेल 1954 पर कर रहा है कारोबार, 1981 आपकी खरीद है, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं, लेकिन स्टॉक ने अब थोड़ा चलना शुरू किया। काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया बीच में मानस जी भारतीय एयरटेल ने, लेकिन चलना शुरू किया है पिछले 1 महीने से। क्या किया जाए? होल्ड कर सकते हैं क्या ये काउंटर? तो देखिए, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करें, क्योंकि पिछले 4 मंथ से अगर आप देखें तो स्टॉक 1730 के नीचे नहीं गया है। वहां पर एक बेस बना है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। स्टॉक 1975 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पिछले हाई को टच करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 2175 है। तो आपकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 1880 के नीचे रहेंगे। कि 1880 के नीचे आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच श्रेया, आपने इतनी अच्छी लाइंस और पूरे ही टेन्योर में मेरे को बहुत मज़ा आया। और ट्रेडर्स हॉटलाइन हमने अपनी एक आइडेंटिटी इस शो को बना लिया कि श्रेया और कंचन का ये शो है, और हम डेली सुबह आते हैं और डिस्कस करते हैं शो से पहले। और ये तो बात हो गई सिर्फ ऑन एयर की, लेकिन ऑफलाइन भी हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ, और ऑफलाइन तो हम हमेशा साथ ही रहेंगे, लेकिन आई होप सो कि आगे चल के भी करियर में भी हमें साथ में काम करने का मौका मिलेगा। और सीएनबीसी आवाज़ को भी थैंक यू सो मच इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना टाइम, इतना प्यार मुझे दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंचन। और मैं तो मिस करूंगी, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ के दर्शक भी आपको बहुत मिस करेंगे। और थोड़ा सा फीका हो सकता है ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके बिना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लाइफ हैपेंस और ये मार्केट को तो चलना ही पड़ेगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ अब राजीव शाह जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। राजीव जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं कोलकाता से राजीव शाह बोल रहा हूँ जी। सवाल आपका? तो सवाल मेरा है मैडम कि ऐसा है कि मैंने आजाद इंजीनियरिंग मैं मणिपुरम फाइनेंस 100 किया हुआ है 340 पे, और मुझे इस पे मैं फरवरी महीने तक मैं वेट कर सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा आजाद इंजीनियरिंग पे, मैंने वो 16 से 50 पे बाय किया है 70 शेयर, तो दोनों के इस बारे में मुझे जानना था। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका दोनों ही स्टॉक्स पर? आजाद पे मेरा लॉन्ग टर्म है, और मैं मणिपुरम पे मैं फरवरी मार्च तक मैं रहूँगा। अच्छा, एक बार आजाद इंजीनियरिंग की बाइंग प्राइस बताएंगे फिर से? 16,650 1650। ठीक है, तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको आज़ाद इंजीनियरिंग में। 2404 पे कर रहा है कारोबार, अच्छे प्रॉफिट में आप। और काउंटर्स लगातार, एक बार इसका 1 महीने का चार्ट रखिएगा, 21% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। 6 महीने में 68% से ज़्यादा के रिटर्न दिया है आज़ाद इंजीनियरिंग ने। बहुत अच्छे प्रॉफिट में। तो शुरुआत इसी काउंटर से करेंगे। मानस जी, क्या लगता है राजीव जी को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इन लेवल्स पर, या फिर आराम से होल्ड कर सकते हैं? क्या व्यू? देखिए, आजाद इंजीनियरिंग को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से करीब 3 या 4 मंथ पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा स्टॉक में, जब स्टॉक ने 2000 का आंकड़ा ब्रेक किया। उस ब्रेकआउट के टारगेट 2800 रुपए के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए। 2200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 2800 रुपए के टारगेट सेट करके चलिए। मन्नापुरम में अभी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक इस रैली को राइड करें, स्टॉप लॉस को केवल रिवाइज करें। 340 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखें। पैटर्न पॉजिटिव है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद स्टॉक 410 रुपए के लेवल्स को दिखा दे। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस 410 तक के आपको दिखा सकता है लेवल। अगले दर्शक बरेली से हमारे साथ सुभाष जी जुड़ गए। सुभाष जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल?
नेटवर्क टेक्नोलॉजीज 20 शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं 3000 समथिंग पे। जी सर, अपना प्लीज पीछे से जो वॉल्यूम है कम कर दीजिए। सवाल मैं ले लेती हूँ जी। हेलो हेलो हेलो, सवाल मैं ले लेती हूँ सर, आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास सवाल आया नेटवेब टेक्नोलॉजीज के, आपके पास 20 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 3022 के भाव पे आपने जो खरीदारी है वो की हुई है। मानस जी, नेटवेब टेक्नोलॉजी 20 शेयर्स है और आई अज्यूम कि आने वाले कुछ टाइम के लिए जो टाइम फ्रेम है उसके लिए पूरा का पूरा व्यू जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके ही रखना चाहिए। 3700 रुपए के नीचे, 3700 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक में पोटेंशियल की बात करें तो शायद स्टॉक आपको आने वाले समय में 5500 तक के टारगेट दिखा दे। नेट वेब पर ये व्यू हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा आई हैं, कुछ बीच में वो भी एड्रेस कर लेते हैं। अमोल जी ने पूछा है ठीक है, साइंट के ऊपर, साइंट रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1081 की है और साइंट अभी कामकाज कर रहा है 869-70 के आसपास। क्या किया जाए साइंट में? लॉस हो रहा है बहुत इनको। जी, तो देखिए, अभी कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। स्टॉक को पॉजिटिव होने के लिए 910 के आंकड़े को ब्रेक करना है, उसके ऊपर सस्टेन करना है। लेकिन क्योंकि एक लगातार स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम फॉर्मेशन की, अपनी पोजीशन को होल्ड करके 790 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो ये थी राय साइंट के ऊपर। अगले दर्शक हमारे साथ लखनऊ से रामकांत जी जुड़े। रामकांत जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम, हमारे पास BEL के 5000 शेयर्स हैं, ई मार्जिन पे हैं। ओके। उसमें हमारी परचेज प्राइस 400 के लग 408 है। और तो ये हमारा जो टाइम है ये 13 अगस्त तक का है, तो उसमें क्या करना चाहिए? बहुत गिर गया है। BL 5000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 406 के भाव पे खरीदारी की है। नो डाउट पिछले एक साल में इसने मूवमेंट नो जोन में ही हमें दिखाया है। बीच में एक बार मार्च के टाइम पे आपको 460 तक के स्तर दिखाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार एक गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। मानस जी, क्या करा जाए और ये जो गिरावट है कब थमेगी? तो देखिए, पैटर्न नेगेटिव है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन है, जिसके टारगेट नीचे की तरफ 340 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने जो पोजीशन बनाई है उस पर थोड़ा वेट करें, कोई बाउंड बैक मिले 395 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन से निकलने की ही कोशिश करनी है। और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 420 रुपए 420 के ऊपर निकले। अच्छा, 420 के ऊपर अगर BL निकलता है तभी फ्रेश बाइंग करें। फिलहाल अभी इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और सोशल मीडिया क्वेरीज ले लेते हैं। सवाल मैंने गौरवन सृष्टि का पिक किया है। ये पूछ रहे हैं पॉलीकैब के ऊपर। पॉलीकैब की कॉल ले रखी है 9000 की मंथ एंड की, क्या व्यू बन रहा है मानस जी? तो देखिए, पॉलीकैब में रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ। आज के पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए आप आपने जो कॉल पोजीशन ली हुई है, कॉल में पोजीशन ली हुई है, उसमें स्टॉप लॉस लगाएं 8960 का। अगर 8960 के नीचे कैश के प्राइस जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। ओके, तो ये थी राय पॉलीकैब के ऊपर। अगला सवाल रोहित जी का है। मानस जी, इनके पास ये बोल रहे हैं कि सूजलॉन इनको खरीदना है। रीसेंट करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए अगर इस टाइम पे खरीदना हो तो क्या ये सही लेवल्स हैं? नहीं, ये सही लेवल नहीं है सुजलॉन में खरीदारी करने के लिए। आई थिंक वेट करना पड़ेगा, जब कोई रिवर्सल देखने को मिले तभी खरीदारी करें। अभी तक तो ट्रेंड बहुत नेगेटिव लग रहा है, शायद आपको 42 रुपीज तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो जब कोई रिवर्सल देखने को मिले तभी खरीदारी करें। अभी अगर हम एक रिवर्सल पॉइंट की बात करें तो वो 51 रुपीज आता है, तो खरीदारी तो आपको केवल 51 रुपीज के ऊपर ही करनी है। 51 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही खरीदारी करनी है आपको सुजलॉन पर। अच्छा मानस जी, सुबह मैंने प्रश्न पूछा था आपसे स्विगी के ऊपर और आपने कहा था कि अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है आपने, लेकिन रौनक जी पूछ रहे हैं कि आज 7% ऊपर है, मैंने कल लिया था, क्या प्रॉफिट बुक करूं या फिर अभी भी होल्ड कर सकता हूं? तो देखिए, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ गया है और मेरा समझना है, जैसे मैंने मॉर्निंग में बोला था कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 305 रुपए है, स्टॉक उसकी तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आई थिंक पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बस आपको काम ये करना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना है। 269 पे स्टॉप लॉस लगा के रखे, पोजीशन को होल्ड करें।
305 307 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, 305 307 तक के जो टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो दूसरा सवाल आया है वो आया है अंबर के ऊपर। अंबर एंटरप्राइजेस के अभिषेक जी के पास 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 8,400 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। बोल रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या करा जाए। मानस जी, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से फ्रीज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इस टाइम पे अगर मार्केट का हालचाल देखा जाए तो बाजार में एक वापस वही हरियाली का जो मूड है वो बना हुआ है। 24,234 के स्तर पे निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। आई होप मानस जी हमारे साथ वापस से कनेक्ट हो गए हैं। मानस जी, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। जी, अभिषेक जी के पास अंबर एंटरप्राइजेस के 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 8,400 के भाव पे खरीदारी की है। बोल रहे हैं कि क्या करा जाए। देखिए, एम्बर में अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो काफी लंबे समय से 8500 के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड पॉजिटिव तो तभी होगा जब स्टॉक 85 रुपीज के ऊपर निकलेगा। शॉर्ट टर्म में रिवर्सल के साइन है और इस रिकवरी में शायद आपको 7680 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए मेरी राय में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 6890 का। 6890 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। एम्बर एंटरप्राइजेस पे ये व्यू। अच्छा, KKR फॉरएवर जो आपने प्रश्न पूछा, ये थोड़ा फंडामेंटली पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो अच्छी तरीके से जब हम मैनेजमेंट से चर्चा करते रहते हैं, आपने सुना होगा CNBC आवाज़ पर, तब इसका प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन चार्ट्स के थ्रू कौन सा बेटर है वो हम समझ सकते हैं। पॉलीकैप अभी जिक्र किया मानस जी, और RR काबिल का भी एक बार चार्ट देख लीजिए। दोनों में से किसका चार्ट बेहतर नजर आ रहा है? ये लॉन्ग टर्म के लिए क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सर। तो देखिए, पॉलीकैब ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का। देखिए, दो कंडीशन है। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, थोड़े लंबे समय के लिए बनाना चाहते हैं, तो या तो 9200 के ऊपर ले और या तो गिरावट देखने को मिले, और अगर स्टॉक 8400 के आसपास आ जाए और उस जगह पर कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले तो खरीदारी करें। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। केवल दिक्कत इतनी है कि स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा। ओके, तो ये थी राय पॉलीकैब के ऊपर। अगला सवाल तनय जी का है। मानस सर, इनके पास चंबल फर्टिलाइजर के 150 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 434 के भाव पे उन्होंने खरीदारी की है। बोल रहे हैं कि मेरा लंबी अवधि का नजरिया है, करीब 5 से 6 साल में अपने पोर्टफोलियो में से और होल्ड करके चल सकता हूँ। पिछले 1 साल में तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला, लेकिन बीच में हमने देखा था कि साल 2025 में एक अच्छी रैली इसने दिखाई थी, करीबन 700 तक ये काउंटर किया था, लेकिन उसके बाद एक वर्टिकल ड्रॉप भी देखने को मिला है। तो देखिए, अभी खरीदारी ना करें, क्योंकि ध्यान रखें जो मीडियम टर्म चार्ट्स हैं वो अभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। स्टॉक लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आपको खरीदारी करनी भी है तो आप केवल चार्ट्स पे ध्यान रखें। अगर 400 रुपए के ऊपर 500 रुपए के ऊपर निकले चंबल फर्टिलाइजर, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले और उसके ऊपर सस्टेन करे, तो ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। कि तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी करने की राय नहीं है। अगला सवाल विघ्नेश जी का आया है। इनका आया है कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर। इनके पास 6000 शेयर्स है कोरोमंडल इंटरनेशनल के। 2311 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, यानी कि स्लाइट हमें एक लॉस जो है देखने को मिल रहा है। 2044 के भाव पे ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। क्या करा जाए? मिड टर्म का व्यू है। तो देखिए, अभी इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और करें। 1900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। 2100 रुपए 20 मिनट के ऊपर निकलेगा तो 2350 रुपए तक के लिए तैयार हो जाएगा स्टॉक। ओके, तो ये थी राय कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर। अगला सवाल संजीव जी का आया है। जियो फाइनेंस के इनके पास शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है वो है 300 रुपए का। बोल रहे हैं क्या करंट लेवल्स पे एवरेजिंग करी जा सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, फिर ही ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करें। मानस जी, क्या करा जाए? तो देखिए, पहला काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है जरूर से। 224 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें। पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करनी है। अगर 260 के ऊपर स्टॉक निकले तो खरीदारी करेंगे। अगर 260 के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर स्टॉक 320 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा।
ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल के ऊपर। मानस जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ और देखते रहिए क्रिप्टो कॉर्नर। धन्यवाद। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। और जैसा कि हाल बाकी यहाँ पर एसेट क्लासेस का है, जो सभी के सब यूएस फेड मीटिंग से पहले थोड़ा सा साइडलाइंस में है, एग्जैक्टली वही चीज़ हमने यहाँ पर क्रिप्टोज में भी होते हुए देखी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेज़ी रही है, ज़्यादातर क्रिप्टो कॉइन्स अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास कारोबार कर रहे हैं। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो 62-63,000 के ऊपर टिके रहने में ये सफल है। एक बुलिश ब्रेकआउट का इंतजार यहाँ पर बाजारों को है, लेकिन जहाँ तक इथीरियम ETF की बात है, यहाँ पर निवेशकों का रुझान हमने बढ़ता हुआ देखा है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ने से यहाँ पर इथीरियम में अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिली है। साथ ही साथ एक और पॉजिटिव इस तरह से भी है कि मॉर्गन स्टैनले, जो कि वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा बैंक है, इन्होंने इथीरियम और सोलाना फंड्स लॉन्च किए हैं और एक मात्र 0.14% की कम फीस के साथ इंस्टीट्यूशनल भागीदारी यहां पर बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डीफाई सिस्टम में हमने काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखे हैं। यूएस सेनेट ने क्लैरिटी एक्ट को फिलहाल यहाँ पर टाल दिया है। यहाँ पर ये इस वजह से भी है क्योंकि सेनेट के पास यहाँ पर और प्रायोरिटी पे काम करने के लिए चीज़ें आ चुकी हैं, तो एज ऑफ नाउ क्लैरिटी एक्ट पर यहाँ पर काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर CME ग्रुप की तरफ से है, जहाँ पर उनकी और CFTC के बीच यहाँ पर लगातार कानूनी लड़ाई जारी है। CME ग्रुप चाहता है कि वो परपेचुअल फ्यूचर्स यहाँ पर लॉन्च कर सके, लेकिन CFTC ने एज ऑफ नाउ इसको अलाउ नहीं किया है। ऑन चेन परपेचुअल फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो मार्केट प्लेस की मंजूरी पर यहाँ पर विवाद बनता हुआ नजर आया है। टियर 2 क्रिप्टो जो नेटिव्स हैं प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं और निवेश रेगुलेटेड यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर भी हमने यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली बिटमार्ट और बिटमेक्स ने बाजार से निकलने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। साथ ही साथ जो स्टोरेज लैब है, इन्होंने भी चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन का आवेदन कर दिया है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इन द नेगेटिव यहाँ पर मार्केट्स के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर हम वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ की यहाँ पर बात करें तो वीक ऑन वीक यहाँ पर ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन 3.5% गिरा है, तो इथीरियम में कम गिरावट वीक ऑन वीक बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम मंथ ऑन मंथ की यहाँ पर बात करें तो इथीरियम में तेज़ी भी यहाँ पर बिटकॉइन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिली है। तो क्लियरली इथीरियम की तरफ से यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन आता हुआ। बाइनेंस काफ़ी हद तक फ्लैट रहा है, मंथ ऑन मंथ में तेज़ी दिखाई है। कार्डानो और सोलाना की अगर बात की जाए तो कार्डानो वीक ऑन वीक तो गिरा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ अच्छी खासी तेज़ी है, जो सोलाना फिलहाल देने में यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।